स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है G20 की शुरुआत फाइनली दिल्ली में हो चुकी है। कल आपने देखा वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भारत पहुंचे हैं। और स्पेशली क्या होता है, जब भी कोई यूएस के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो काफी चर्चा होती है। उसी को देखते हुए यहां पर अगर हम बाइडेन की बात करें तो एज अ प्रेसिडेंट ये उनका भारत में पहली बार दौरा है एज अ प्रेसिडेंट 2020 में जब वो चुनकर आए थे। तो यहां पर क्या है कि जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, आते ही सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। और वहां पर जो बायलैटरल टॉक्स है, बायलैटरल मीट है, वो कंडक्ट कराया गया। ये आप देख सकते हो, G20 समिट, पीएम मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन होल्ड बायलैटरल टॉक्स डिस्कस टेक्नोलॉजी डेमोक्रेसी। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कल यहां पर क्या बोला गया है, दोनों लीडर्स के बीच में कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई है, और स्पेशली यहां पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मुद्दा है वो भी साथ में लाया गया था। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, कुछ भी हो आपको और लेने की आवश्यकता ना पड़े, तो हमारे ये जो 3 लाइव बैच हैं परसों से स्टार्ट हो रहे हैं 11 सितंबर से, प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी और फिर इंग्लिश बैच। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इसके अंदर एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, वर्ल्ड के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो दिल्ली आ रहे हैं G20 समिट के लिए। आज ही यहां पर आपको पता है जो भारत मंडपम है वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा पीएम मोदी जी के द्वारा। और उसके जस्ट पहले जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने पीएम मोदी के साथ बायलैटरल टॉक्स रखा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर जेनेट येलेन वो भी मौजूद थी। आप देख सकते हो, बाइडेन कल शाम को ही दिल्ली पहुंचे थे और आते ही मैंने देखा जो तस्वीरें हैं वो पीएम रेसिडेंस से आने लग गई। और आप देख पाओगे कैसे यहां पर जो बाइडेन है वो बैठे हैं, पीएम मोदी बैठे हैं। और जो जेनेट येलेन मैं बात कर रहा था वो यहां पर है। जेनेट येलेन मैं आपको बता दूं, जैसे भारत के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो भारत में जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, वैसे ही यूएस के अंदर उनको कहा जाता है ट्रेजरी सेक्रेटरी, तो वो है जेनेट येलेन। तो उनके साथ मिलकर आप देख सकते हो जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे एस जयशंकर साहब, अजीत डोवल साहब, सभी आपको यहां पर मौजूद दिखेंगे। तो दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंट बातचीत है वो यहां पर रखा गया है। और जैसा कि मैं आपको यह भी कह रहा था, प्रेसिडेंट बाइडेन ये पहला विजिट है उनका भारत में एज अ यूएस प्रेसिडेंट। और लास्ट टाइम को यूएस प्रेसिडेंट आया था वो 2020 में फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप। और उस समय आपको पता ही है, फरवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो दिल्ली में कुछ हिंसा भी देखने को मिली थी, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा था। खैर, यहां पर जब दोनों के बीच में ये बातचीत हुई, देखो इससे रिलेटेड कोई बहुत डिटेल में जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन हां ऊपरी तौर पर बताया जाता है कि किन किन मुद्दों पर बात हुई है। तो यहां पर जब ये मीटिंग खत्म हुआ तो यूएस की तरफ से जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का, वो यहां पर जारी किया गया है। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट बाइडेन अगले साल 2024 में वापस भारत आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्वाड जो समिट है वो भी होने वाला है, जो क्वाड लीडर्स का समिट है वो भी, और वो होगा अगले साल भारत के अंदर। क्वाड में आपको पता है 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर कोशिश यही होता है जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। इसके लिए कहीं ना कहीं ये क्वाड एक तरह से बनाया गया है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें यह भी बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब जून के महीने में वॉशिंगटन आए थे, यूएस आए थे, तो वहां पर जो भी कुछ हुआ था उसको लेकर हमने काफी प्रोग्रेस किया है। खैर, यहां पर हम अब बात करते हैं एक एक मुद्दे को लेकर कि इस पूरे मीट के दौरान किन चीजों को लेकर बात हुई है। सबसे पहला जो मैं आपको बोल रहा था, यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म लाना। देखो यहां पर क्या है ना, दोनों लीडर्स ने इस बात को माना कि ग्लोबल गवर्नेंस में हमें और ज्यादा इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव होने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करो, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें जब से ये बना है तब से उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। बहुत सारे मतलब चीजें होती हैं जिसको लेकर वो अपना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके अंदर समय आ गया है कि अब इसके अंदर बदलाव किया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए और भी कंट्रीज को शामिल किया जाए और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। इसको देखते हुए प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट है भारत को कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एज अ परमानेंट मेंबर बने। ऐसा बाइडेन ने इस मीटिंग के दौरान कहा है। और सिर्फ यही
यही नहीं, यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपको याद होगा कि नॉन परमानेंट मेंबर्स, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अभी लास्ट आपको याद होगा 2021 और 2022 में यहां पर भारत नॉन परमानेंट मेंबर था और भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए थे यूएनएससी के अंदर। उसी तरीके से 2028 और 2029 में वापस से भारत नॉन परमानेंट बने यूएनएससी के अंदर। इसको लेकर भी पूरा सपोर्ट यूएस की तरफ से किया गया है। लेकिन देखो, अब ये बातचीत तो अक्सर होती रहती है, इंडिविजुअल लेवल पर आप देखोगे तो फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, ये सब देश सपोर्ट करते रहते हैं कि हाँ भारत को भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। लेकिन कोई बहुत सब्सटैंटिव प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि उसके अंदर वीटो पावर है और कभी भी चाइना नहीं चाहेगा इस चीज को लेकर, हम सबको पता है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खैर, यहां पर एक और जो चीज डिस्कस किया गया है वो है मल्टीलैटरल सिस्टम। मतलब कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा देशों को एक साथ जोड़कर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमें लेने की आवश्यकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, G20 की ये जो समिट करा रहा है ना भारत, इसमें भारत की एक चीज को लेकर बहुत तारीफ हो रही है कि हमने यहां पर देखो, G20 में कौन होते हैं, जो वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज होते हैं इकोनॉमी वाइज या ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो। लेकिन भारत ने क्या किया है, इस बार G20 समिट स्टार्ट करने के पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली जो अफ्रीका के अंदर देश हैं, एशिया के अंदर देश हैं, उनके साथ काफी बातचीत की है और उसको कहीं ना कहीं G20 में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है कि अगर आप बड़े देशों टॉप 20 कंट्रीज में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी के देशों के ऊपर वो थोप सकते हो। तो ये भारत ने इंक्लूसिव कहीं ना कहीं तरीके से इस चीज को दिखाया है। खैर, दूसरा यहां पर जो भारत और यूएस के अंदर बातचीत हुई है वो है टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को लेकर। देखो, यहां पर बताया गया है दोनों लीडर्स के द्वारा कि जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, यहां पर इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये भारत और यूएस के बीच में साइन किया गया था ताकि ओपन, सिक्योर एंड रिजिलिएंट टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम हम बना सकें और दोनों देश इसका फायदा उठा सकें। और इसको लेकर एक मिड टर्म रिव्यू होने वाला है सितंबर के महीने में और साथ ही साथ 2024 में एनुअल रिव्यू होगा। मतलब दोनों देशों ने ये जो ICET बनाया है इसको लेकर काफी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है ताकि और बेटर टेक्नोलॉजीज हम इवॉल्व कर सकें। फिर इसके अलावा स्पेस कोऑपरेशन को लेकर भी दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई है। स्पेशली यहां पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट किया कि चंद्रयान 3 का जो हिस्टोरिक लैंडिंग हुआ है साउथ पोल पर, पहली बार कोई देश पहुंचा है। साथ ही साथ आदित्य L1 जो मिशन है, भारत का पहला सोलर मिशन, इसको लेकर यहां पर बधाई दी गई बाइडेन के द्वारा। लेकिन इसके साथ साथ आगे आने वाले वर्षों में दोनों देश के बीच में यहां पर और ज्यादा कोऑपरेशन हो, इसको लेकर एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है ताकि हम कमर्शियल स्पेस कोलैबोरेशन कर सकें। देखो, अब कहीं ना कहीं यहां पर लोगों को समझ में आ रहा है, दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत जिस तरह से अफोर्डेबल यहां पर लॉन्चिंग करता है सैटेलाइट की, बाकी चीजों की, उसमें कहीं ना कहीं कमर्शियल बेनिफिट है और इसी को लेकर भारत और यूएस और ज्यादा आगे बढ़ेंगे ताकि जो कमर्शियल स्पेस कोलैबोरेशन है वो यहां पर किया जा सके। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, अक्सर बातचीत होती रहती है एस्ट्रॉयड डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग की। मतलब कि जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, अब अर्थ को खतरा किस चीज से है? एक बड़ा खतरा है यहां पर जो एस्ट्रॉयड वगैरह हैं, मान लो आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में अगर वो पृथ्वी को टक्कर दे दें, मतलब यहां पर टकरा जाएं, तो इसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो टकराएं, उसी को हम ट्रैकिंग कर सकें, एस्ट्रॉयड जो हैं इस तरह के, उनको हम ट्रैक कर सकें, डिटेक्ट कर सकें और उसको डिस्ट्रॉय कर सकें पहले, उसमें भारत का इंपॉर्टेंट रोल हो, इसको यूएस ने यहां पर सपोर्ट किया है। फिर इसके अलावा सेमीकंडक्टर, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने के लिए यहां पर दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी यूएस की कई कंपनीज, चाहे आप माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी की बात करिए, उन सब ने काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इसके साथ साथ ऑलरेडी और भी बहुत सारे कंपनीज ने अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान अनाउंस किया है, जैसे कि माइक्रोन हो गया, LAM रिसर्च एंड अप्लाइड मटेरियल्स हो गया। जून 2023 में इन कंपनीज ने अनाउंसमेंट किया कि वो भारत के अंदर और इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसको हम और मजबूत कर सकें। इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में 6G टेक्नोलॉजी की काफी चर्चा हो रही है और इसलिए मैं आपको बता
बता दूं कि ऑलरेडी दोनों देश ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, भारत 6G अलायंस एंड नेक्स्ट जी अलायंस, इसको लेकर अनाउंसमेंट किया गया है। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी यहां पर आप देखोगे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए यहां पर जो भारत का एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस है, उन्होंने यूएस के क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसोर्टियम को ज्वाइन किया है, ताकि क्वांटम टेक्नोलॉजी पर दोनों देश और आगे बढ़ेंगे। जहां तक बायोटेक्नोलॉजी की बात है तो यहां पर आप देख सकते हो यूएस का एनएसएफ और भारत का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। फिर इसके अलावा डिफेंस को लेकर तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा मजबूती आई है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि आपको याद होगा पीएम मोदी जब जून के महीने में यूएस गए थे तो वहां पर एक जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ था वो था जनरल इलेक्ट्रिक और एचएएल के बीच में, जिसके तहत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था कि जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 जेट इंजन है वो भारत के अंदर बनाया जाएगा एचएएल के द्वारा, ताकि हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस MK2 उसमें हम उसको लगा सकें। फिर इसके अलावा आपको बता दूं इसको लेकर जो यूएस कांग्रेस के द्वारा सहमति चाहिए होती है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब यहां पर इसको लेकर तेजी से काम होगा और साथ ही साथ भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी जो है इंजन से रिलेटेड, जेट इंजन से रिलेटेड, वो यहां पर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको पता है MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन हो गया, इसको लेकर भारत ने अब अनुमति दे दी है, तो अब बहुत जल्द ये जो ड्रोन है वो भारत आ सकेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आपको याद होगा कि यूएस ने रिक्वेस्ट किया था भारत को कि यहां पर भारत में यूएस नेवी का जो वेसल है उसके मेंटेनेंस के लिए एक हब बनाया जाए, तो इसको लेकर भी काम हो रहा है। अब देखना होगा भारत के कौन से पोर्ट पर इसको फाइनली इजाजत दी जाती है कि यूएस नेवी का जो वेसल है वो भारत के पोर्ट पर आ सकेगा और उसके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए वो भारत के जमीन का इस्तेमाल कर पाएगा। इसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी और ज्यादा एंट्री देनी चाहिए डिफेंस इंडस्ट्री में, ये दोनों लीडर्स ने माना है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को लेकर भी काफी चर्चा हुई है। यहां पर दोनों लीडर्स ने माना है कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको भारत में और ज्यादा फैलाया जाएगा और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन में यहां पर यूएस ने सपोर्ट किया है भारत की मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब देखो क्या है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, अगर आपको याद हो तो यहां पर यह बनाया ही गया था भारत के खिलाफ 1970s में। अगर आपको याद हो जो एटॉमिक बम का परीक्षण भारत ने किया था, इसको देखते हुए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया था ताकि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो भारत को ना दिया जाए। लेकिन आज समय आ चुका है कि आज भारत को ही इस ग्रुप में जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, चाइना है इसके अंदर और चाइना भारत की एंट्री अलाउ नहीं करा, ये सबसे अगेन बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा यहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म है ये स्टैब्लिश किया गया है दोनों देश के बीच में, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेकर काम हो सके। और ट्रेड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक्चुअली क्या, अगर आप देखोगे दोनों देश के बीच में जो एक मेन मुद्दा आ रहा है वो है WTO के अंदर क्या होता है कि यूएस आरोप लगाता है भारत के ऊपर कि हम कई सारे टैरिफ लगा देते हैं, जिसकी वजह से यूएस के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में एंट्री नहीं मिल पाती। तो इसको लेकर जो कई मामला है वो WTO के अंदर चला गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दोनों लीडर्स ने यहां पर माना है कि हमें WTO के बाहर ये सारे मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर फाइनली यहां पर लास्ट में जो हेल्थ केयर और एजुकेशन है उसको लेकर भी बातचीत हुई है कि दोनों देश कोलैबोरेट करेंगे, इंक्लूडिंग कैंसर रिसर्च एंड केयर के बारे में, और साथ ही साथ इंडिया यूएस कैंसर डायलॉग ये भी लॉन्च किया गया है ताकि हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा हम इंप्रूवमेंट कर सकें। तो ये सारी चीजें ओवरऑल हुई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन जाने से पहले एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब भी बाइडन किसी देश जाते हैं या फिर अमेरिका के अंदर भी रहते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से सवाल वगैरह करते हैं। लेकिन क्या हुआ, कल यहां पर जो भी कुछ हुआ, जो दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई, इसको लेकर बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। और इसी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है भारत में, उन्होंने टारगेट किया है पीएम मोदी को। जयराम रमेश जी ने बेसिकली कहा है कि पीएम मोदी खुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, लेकिन यहां पर बाइडन के साथ, मतलब उन्होंने यह आरोप लगाया कि बाइडन की जो टीम है, यूएस की जो टीम है, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कई बार कि पीएम मोदी के साथ यहां पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इस चीज को डिनाई कर दिया। ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है। खैर, कंक्लूजन यही है कि यहां पर काफी कुछ होने वाला अगले 2 दिन में। और कल बाइडन के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, जो प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ ऑफ मॉरिशस और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑफ बांग्लादेश, उनके साथ भी बायलैटरल बातचीत हुई है। और इसके अलावा आज और कल मिलाकर यूके, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, यूएई, साउथ कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया, मतलब बहुत सारे देशों के साथ यहां पर बातचीत होनी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा G20 से रिलेटेड। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच इज द फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू पास अ रेजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदूफोबिया? हिंदूफोबिया को कंडेम करने के लिए करने वाला अमेरिका का कौन सा वो पहला स्टेट है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।